आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक स्वीट खबर के साथ। रीसेंट सेशंस में शुगर स्टॉक्स ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। इसका इमीडिएट ट्रिगर तो है ये कि गवर्नमेंट ने एडिशनल एक्सपोर्ट कोटा को अप्रूव किया है, बट देयर इज आल्सो अ डीपर लेयर रिलेटेड टू एथेनॉल। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। इस वीडियो का ये फर्स्ट टॉपिक एक्चुअली आप लोगों की डिमांड पर शुगर स्टॉक्स पे इथेनॉल के इंपैक्ट को लेकर है। सेकंड स्टोरी में आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन डील शायद फेल हो गई है, बट सवाल यहां पर यह है अब कि जब गवर्नमेंट इतने सालों से इस बैंक को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही थी तो डील लास्ट मोमेंट पर अटक क्यों गई और अब गवर्नमेंट क्या करेगी। थर्ड स्टोरी में टाटा पावर का 4000 मेगावाट का मेगा पावर प्लांट जो 5 स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बनाया गया था, आज ऑलमोस्ट ठंडा पड़ा हुआ है। क्या अब समर डिमांड और ईरान वॉर इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं? एक मूवी का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर कितना हो सकता है? पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड का स्टॉक रैली कर रहा है ड्यू टू धुरंधर 2, लेकिन सवाल यहां पर यह है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स का गेम किस हद तक चेंज कर सकती है? इसी के बारे में हम बात करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज सेक्शन में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी में शुगर स्टॉक्स लगातार 2 दिनों से रैली कर रहे हैं। शक्ति शुगर्स, कोठारी शुगर्स, राणा शुगर्स, विश्वराज शुगर, मवाना शुगर्स, मगध शुगर, द्वारिकेश शुगर, धामपुर शुगर, बजाज हिंदुस्तान, ईआईडी पैरी, अवध शुगर और बलरामपुर चीनी, इन सभी के सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इस ऑप्टिमिज्म का ट्रिगर यह है कि गवर्नमेंट ने 2025-26 मार्केटिंग ईयर के लिए एडिशनल 87,587 टन्स शुगर एक्सपोर्ट कोटा अप्रूव कर दिया है। मतलब शुगर कंपनीज अब पहले से ज्यादा प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। ऑब्वियसली शुगर इंडस्ट्री पर इस गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपैक्ट काफी डायरेक्ट होता है। इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर्स में से एक है। कभी कभी प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि डोमेस्टिक मार्केट में ओवर सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इससे शुगर प्राइसेस प्रेशर में आ जाते हैं। अब इसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कोटास को अलाउ करती है। इससे एक्सेस इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाती है और डोमेस्टिक प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। लेकिन शुगर स्टॉक्स की रैली की लॉन्ग टर्म स्टोरी सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर नहीं टिकी हुई है। रियल स्टोरी एक्चुअली एथेनॉल है। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो कि मेनली शुगर केन या फिर ग्रेन से बनाया जाता है। अब गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए, जो कि अब अप्रैल 1 से देश भर में स्टैंडर्ड पेट्रोल ग्रेड भी बनने वाला है। इस पॉलिसी का मकसद है कि इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाए, प्लस गवर्नमेंट एथेनॉल 20 को पेट्रोल के क्लीनर वर्जन के तौर पर भी पुश कर रही है। इवन दो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि E20 के मैंडेट से इतने खुश नहीं है, बट शुगर कंपनीज के लिए ये पॉलिसी काफी अच्छी खबर है, बिकॉज दिस गिव्स देम अ चांस टू डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यू स्ट्रीम। ऑल्सो जब मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तब ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में इंटरेस्ट होना नेचुरली और भी ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि एथेनॉल डिमांड फ्यूचर में स्ट्रांग रह सकती है, जिससे शुगर कंपनीज के लिए एडिशनल अर्निंग्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। सो यस, पॉलिसी पुश यहां पर स्ट्रांग है, बट इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स उतनी स्मूथ नहीं है। शुगर केन का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि एफआरपी पिछले कुछ सालों में काफी इंक्रीज हुआ है। मतलब कि मिल्स को फार्मर्स से केन महंगा खरीदना पड़ रहा है। इन कंपैरिजन एथेनॉल की सेलिंग प्राइस में उतना अग्रेसिव रिवीजन नहीं हुआ, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मार्जिन्स पर पड़ता है। इसी वजह से एनालिस्ट्स का यह कहना है कि शुगर बेस्ड एथेनॉल मार्जिन्स ग्रेजुअली स्क्वीज हो रहे हैं। ऑल्सो एक और बात है, इंडिया में एथेनॉल सिर्फ शुगर केन से नहीं बनता। ग्रेन बेस्ड एथेनॉल, स्पेशली मेज से बना हुआ एथेनॉल भी काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। अगर मेज प्राइसेस लो रहे तो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल का इकोनॉमिक्स और अट्रैक्टिव हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में शुगर बेस्ड एथेनॉल का शेयर ब्लेंडिंग मिक्स में ग्रेजुअली कम भी हो सकता है। मतलब फिलहाल के लिए एथेनॉल स्टोरी स्ट्रांग है, लेकिन उसके अंदर भी कंपटीशन और मार्जिन प्रेशर एग्जिस्ट करता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये व्यू है कि एथेनॉल प्राइसिंग रिवाइज नहीं हुए या फिर इंसेंटिव्स नहीं मिले तो फिर शुगर एथेनॉल सेक्टर को फ्यूचर में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आप शुगर स्टॉक्स को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे देखते हो? दूसरी स्टोरी में आईडीबीआई का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान डीरेल हो गया है। गवर्नमेंट 2022 से प्लान कर रही है कि वो आईडीबीआई बैंक में अपना मेजॉरिटी स्टेक स्ट्रेटेजिक बायर को बेच दे, जिससे बैंक प्राइवेटाइज हो सके। बट अब ये 2026 यानी इस साल भी मुश्किल ही लग रहा है। बट ये प्लान कहां अटका? अभी लास्ट मंथ ही दीपम सेक्रेटरी ने यह कहा था कि आईडीबीआई सेल स्टेज 3 तक पहुंच गई है, तो रोड ब्लॉक कहां पर आ गया? एक्चुअली इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं।
फर्स्ट, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईडीबीआई के लिए इन्वेस्टर्स के बिड्स रिजर्व प्राइस यानी कि गवर्नमेंट के मिनिमम एक्सपेक्टेड प्राइस से नीचे आ गए, जिससे पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली स्टॉल हो गया। गवर्नमेंट अपेरेंटली आईडीबीआई बैंक के लिए ऐसा वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रही थी जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स के अराउंड हो, लेकिन इन्वेस्टर्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्होंने सिर्फ बैंक की करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नहीं देखा, बल्कि फ्यूचर रिस्क्स और ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट को भी प्राइस में इंक्लूड किया। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशंस। पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में वर्कफोर्स का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। लेगेसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पेंशन लायबिलिटीज, वेज स्ट्रक्चर्स और कभी कभी यूनियंस। अगर कोई प्राइवेट बायर बैंक को एक्वायर करता है तो उसे ये सारे के सारे ऑब्लिगेशंस भी इनहेरिट करने पड़ते हैं। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का भी चैलेंज यहां पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूजुअली हायरार्किकल और साथ ही रूल बेस्ड भी होती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फोकस स्पीड पे होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स पर होता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर आईडीबीआई बैंक को एक्वायर करता है तो उसे सिर्फ बैलेंस शीट मैनेज नहीं करनी होती है, उसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म करना पड़ता, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो चीप बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए बिडर्स ने नेचुरली कंजर्वेटिव वैल्यूएशन ऑफर किया। थर्ड पॉइंट, गवर्नेंस क्लैरिटी भी स्ट्रेटेजिक बायर्स के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल होती है। मतलब कि एक्विजिशन के बाद उन्हें कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, ऑपरेशनल डिसीजंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईडीबीआई बैंक के केस में गवर्नेंस स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस थोड़े से अनक्लियर थे, जिससे इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए। नाउ अब आगे क्या? सी, एज पर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास अब दो ऑप्शंस हैं। या तो वो फ्रेश एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करके प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट कर दे, या फिर कुछ टाइम के लिए डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को होल्ड पर डाल दे। अगर गवर्नमेंट नेक्स्ट राउंड को लॉन्च करती है तो फिर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उन्हें वैल्यूएशन बेंचमार्क्स को रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, लेगेसी ऑपरेशनल इश्यूज को क्लियरली एड्रेस करना होगा और साथ ही बिडिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्टर और सिंपलर भी बनाना पड़ेगा। आईडीबीआई की स्टेक सेल के फेल होने के बाद गवर्नमेंट का एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भी फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है। दैट गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस 80,000 crore rupees disinvestment and asset monetization target for FY27। आईडीबीआई इस प्लान का एक बड़ा हिस्सा था। तो अब इस टारगेट का क्या होगा? सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को होल्ड पर डालने के बाद इस रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है FY27 के लिए उस टारगेट को मीट किया जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए करीब 5 से 6 PSU में माइनॉरिटी स्टेक सेल्स की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें भी स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाएगी FY27 के दौरान। हालांकि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मार्केट का कंडीशन किस तरीके से रहता है। अल्टीमेटली आईडीबीआई बैंक एपिसोड एक रिमाइंडर है कि प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशन है जिसमें नंबर्स के साथ साथ गवर्नेंस, कल्चर और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में क्या आईडीबीआई की डील हो पाएगी? थर्ड स्टोरी में टाटा पावर का मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इंडिया के सबसे बड़े कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में से एक है। ये 4000 मेगावाट्स का मैमथ प्लान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स को लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज ये प्लांट लास्ट 6 महीनों से बंद पड़ा हुआ है और टाटा पावर को हर महीने 100 करोड़ रुपए की चोट भी पहुंचा रहा है। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस शटडाउन। 2007 में मुंद्रा प्रोजेक्ट इंपोर्टेड कोल पर चलने के लिए डिजाइन हुआ था। तब इंडोनेशियन कोल का प्राइस रफली $40 पर टन के अराउंड हुआ करता था। उस बेसिस पर टाटा पावर ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ लॉक कर लिया एट अराउंड 2.26 रुपीस पर यूनिट। बट यहां पर फिर एक ट्विस्ट आ गया। इंडोनेशिया ने अपने कोल एक्सपोर्ट प्राइसेस को इंटरनेशनल बेंचमार्क से लिंक कर दिया, जिससे सडनली कोल प्राइसेस $100 पर टन से भी ऊपर चले गए। इससे हर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बेचने पर लॉस गारंटीड था। इसी वजह से मुंद्रा प्रोजेक्ट काफी सालों तक स्ट्रगल कर रहा था। बट 2022 में पावर शॉर्टेज के चलते गवर्नमेंट ने पावर प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया। इसमें टाटा पावर के मुंद्रा प्लांट को फ्यूल कॉस्ट पास थ्रू करने की भी परमिशन दे दी गई। इस वजह से प्लांट फिर से चलने लग गया और लास्ट ईयर मुंद्रा ने 300 करोड़ रुपए का पॉजिटिव एबिटा भी कंट्रीब्यूट किया। लेकिन यह अरेंजमेंट भी टेम्परेरी था।
जून 2025 में ये ऑर्डर एक्सपायर हो गया, सो प्लांट भी फिर से फाइनेंशियली अनवाइबल होने की वजह से शट डाउन हो गया। अब टाटा पावर क्लाइंट स्टेट्स के साथ सप्लीमेंट्री पावर परचेज अग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, जिससे इंपोर्टेड कोल की हाई कॉस्ट को कवर किया जा सके। बट ये अग्रीमेंट्स कब तक क्लोज होगा, उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। एज अ रिजल्ट प्लांट अभी आइडल पड़ा हुआ है और लॉसेस कंटिन्यू हो रहे हैं। पर अब एक्सपर्ट्स के हिसाब से अपकमिंग समर डिमांड और ऑनगोइंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट इस अग्रीमेंट को एक्सपेडाइट भी कर सकता है। इंडिया के समर मंथ्स में पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 270 से 280 गीगावाट तक पहुंच सकती है, और जब डिमांड इस तरीके से स्पाइक होती है तब कोल प्लांट्स स्टिल ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। साथ ही ग्लोबली एलएनजी प्राइसेस पार्टली सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से रिसेंटली शार्पली स्पाइक हुए हैं। ऐसे में यूटिलिटीज ऑफन कोल पर भी शिफ्ट करती हैं और इस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कोल प्राइसेस भी ऊपर जा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्लाइंट स्टेट्स शायद हायर टैरिफ्स एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा विलिंगनेस दिखा सकते हैं, मतलब कि नेगोशिएशंस इजियर हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में क्लाइंट स्टेट्स के साथ टाटा पावर की नेगोशिएशन का प्रोग्रेस कैसा रहता है वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या टाटा पावर अपने मुंद्रा प्लांट को जल्द स्टार्ट कर पाएगा, एटलीस्ट इस साल? आपको क्या लगता है? अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। धुरंधर द रिवेंज डायरेक्टेड बाय आदित्य धर स्टारिंग रणवीर सिंह के रिलीज से पहले ही पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड के शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। इस वीक में स्टॉक 4.6% ऊपर चला गया। अब धुरंधर ने ऑलरेडी, आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट कर दिया है। ओवर 40 करोड़ रुपीस पेड प्रीव्यूज और 130 करोड़ रुपए के आसपास प्री सेल्स के साथ डे वन ओपनिंग भी 100 से 110 करोड़ रुपए तक जा सकती है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर फिल्म 1000 से 1300 करोड़ रुपए की रेंज को हिट करती है तो ये मूवीज के मामले में वीक क्वार्टर को रिवाइव भी कर सकता है और मल्टीप्लेक्स ऑक्यूपेंसी लेवल्स को बूस्ट भी कर सकता है। साथ ही धुरंधर का 4 आवर रन टाइम का मतलब हायर फूड एंड बेवरेज सेल्स भी हो सकता है, जो कि पीवीआर आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स कंपनीज के मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव खबर है। अगर आप स्टोरी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पीवीआर या फिर धुरंधर इफ यू आर अ फैन, एंड वी विल गेट यू एन एक्सप्लेनर। इस वीडियो के लिए इतना ही। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज स्टोरीज? कौन सी न्यूज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.